कल हम लोग पर्यावरण पर ताप का प्रभाव पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने एंजाइम और विकरों पर प्रभाव पढ़ा था। एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय 25 से 35 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर निष्क्रिय हो जाते हैं लेकिन खत्म समाप्त नहीं होते हैं। 60 से 70 पर निष्क्रिय हो जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं, मतलब विकृतीकृत हो जाते हैं। ये बताया था। और वही लास्ट में बताया था कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो तापमान कम होता है। अक्षांश देशांतरों पर भी तापमान कम होता है। एक चीज अब आगे बढ़ते हैं, तो तापमान का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे हम लोग हैं, तो अभी खूब धूप है, दोपहरिया में घाम धूप में खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा? जो सांस लेने की दर है वो क्या हो जाएगी, बताइए। धूप में देखिए हम लोग हांफने लगते हैं, सांस की दर बढ़ जाएगी। ठीक है। और वाष्प वाष्प जो भाप बन रही है, तो गर्मी पड़ेगी तो भाप भी ज्यादा बनेगी। ये दो चीजें और जानिए कि तापमान बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। ठीक है। और वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ेगी। वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। ये दो चीजें और थी, इनका प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे। अब अगला है वायुमंडलीय गैसें। वायुमंडलीय गैसें, तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, कैसे पाई जाती हैं, कितनी कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, ये दो तीन चीजें देखते हैं। तो वायुमंडल में दो प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, एक भारी गैसें, एक हल्की गैसें। भारी गैसें जो ज्यादा मात्रा में है, हल्की गैसें जो कम मात्रा में है। ठीक। तो वायुमंडलीय गैसें दो प्रकार की होती हैं, भारी गैसें और हल्की गैसें। अब भारी गैसें कैसे जानोगे? जिनका परमाणु भार अधिक होता है वो भारी गैसें हैं, जिनका परमाणु भार कम होता है वो हल्की गैसें होती हैं। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन को N2 से लिखते हैं, ये होती है 71%। 71% नाइट्रोजन होती है। 71 नहीं, 78%। 21% ऑक्सीजन होती है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन भारी गैस है। कैसे भारी है? नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है। तो दो का कितना हो जाएगा? दो नाइट्रोजन ना 28। ये भारी हो गई। अभी दिखाते हैं और का। ऑक्सीजन O2 ये होता है 21%। फिर CO2 0.93%। नहीं, ये आर्गन है, ये CO2 है। 0.4041%। 41 उस दिन बता रहे थे ना, 41% हो गई, बढ़ गई। पहले जब भारत आजाद हुआ था 1900 में, तो ये था 0.029 था। अब 0.041 हो गया है। किताबों में ये मिलेगा 0.036 मिलेगा। आज की डेट में ये है 417 है, पूरा भी दे रहे हैं, 417% है ऐसे, लेकिन किताबों में ये मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है। तो आज की डेट में नया डाटा ये कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में मात्रा कितनी हो गई? 0.0417% हो चुकी है। ठीक, ये हुआ। हल्की में आ जाइए। नियान है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है। अच्छा, इसका पूरा नाम लिख दे रहे हैं।
ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गई, नियान हो गई, हीलियम हो गई, नियान, हीलियम, प्रोटॉन, जिनान, इसको कहते हैं जिनान। और एक गैस और है, हाइड्रोजन। तो नियान ये दशमलव में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इनका ऐसा है। 0.002%, 0.005%, इसका 0.00030 लग जाएगा, 1%, 0.00009%, 0.0005, ये इतना परसेंट पाई जाती है। ठीक, एक है ये जो हमारी परीक्षा में पूछा जाएगा, वो ये चारों पूछी जाएंगी, ये नहीं पूछी जाती। पूछी कौन सी जाएंगी? जब बहुत कठिन प्रश्न करना होगा तब इसको पूछ ले, अलग बात है, नहीं तो पूछेगा यही केवल। इन्हीं चारों में से एक पूछ सकता है, या ये चारों पूछ सकता है, या मिलाने के लिए कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, यही चार से क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक, ये भारी मात्रा में गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन 78% है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है 21%, लगभग सब लगभग में है। ठीक, फिर आर्गन है 0.093% है। फिर उसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0417% है। ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला, तो कारखाने जानते हैं, भट्ठे जानते हैं, कारखानों की चिमनी जानते हैं, चिमनियों से निकलने वाली गैस। देखिए तो उसमें काला काला चिमनी में काली जमती है, ये पूछा जाता है। तो SO2, NO2, इसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये सारी गैसें चिमनियों से निकलती हैं। इनको क्यों पढ़ रहे हो? तो इनसे अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो प्रदूषण वाले चैप्टर में। अम्ल वर्षा का कारण SO2 और NO2 है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं मुख्यतः। ये दो गैसें ऐसी होती हैं, इसको अमोनिया कहते हैं। ठीक, ये जहाँ मूत्राशय होता है वहां से देखिए एक गंध आती है, दुर्गंध, वो अमोनिया की होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये चिमनियों से निकलती है, प्लस जो ये टू व्हीलर होती हैं, दो पहिया वाहन, उनके धुओं में निकलती है मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड गैस बहुत खतरनाक गैस है हम लोगों के श्वसन के लिए। हमारे सांस में चली गई तो ये बहुत नुकसान करती है। ऑक्सीजन वहन क्षमता जो तो है उसको 400 गुना कम कर देती है। तो ये बहुत खतरनाक गैस है मानव स्वास्थ्य के लिए। ठीक, अब एक गैस पढ़े हैं, ये नाइट्रोजन क्यों ज्यादा है और क्यों उपयोग, किसमें उपयोग होता है, ये पढ़ते हैं। तो नाइट्रोजन जो होता है भैया, ये प्रोटीन संश्लेषण, जो हमारा मांस बनी है ये सब प्रोटीन से है। ये सब क्या है? प्रोटीन से है। तो प्रोटीन बनाने में और न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल
बनाने में इसका प्रयोग होता है, मानव जीवन में या कहीं भी। तो N2 मतलब नाइट्रोजन, इसको N2 कहते हैं, का प्रयोग प्रोटीन निर्माण तथा अमीनो अम्ल निर्माण में होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटीन का अनिवार्य तत्व क्या है? प्रोटीन का अनिवार्य तत्व क्या है? तो बताना होगा नाइट्रोजन है। प्रोटीन का अनिवार्य तत्व क्या है? तो नाइट्रोजन है। ये बार बार पूछा जाएगा। ये कुछ थे वायुमंडलीय कारण, मतलब वायुमंडल की गैसें हैं, कौन कितनी मात्रा में है, कहाँ से निकलती हैं खतरनाक गैसें ज्यादा, और किसका कहाँ उपयोग होता है। मोटे मोटे इतने प्रश्न बनते हैं। अगला, स्थलाकृतिक कारक, मतलब जो जमीन का है इसका हमारे जीवन पर कौन सा प्रभाव पड़ता है। स्थलाकृतिक कारक में ऊंचाई पे देखिए, तो हम जमीन से जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे, 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, अगर अगर हम जमीन से 1 किलोमीटर ऊपर जाएं तो 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। ऊपर जाने पर तापमान घटता है। नहीं सोचिए कि ऊपर जाएंगे तो गर्मी बढ़ेगी, नहीं, ऊपर जाएंगे तापमान घटता है, और समताप मंडल तक तो इतना कम हो जाता है कि -100 डिग्री चला जाता है। समताप मंडल में इतना कम हो जाता है कि -100 डिग्री चला जाता है, फिर उसके ऊपर एकाएक बढ़ना शुरू होता है। ठीक, तो ऊंचाई के साथ क्या होता है? तापमान में गिरावट आती है, पहला। दूसरा, भूमि का ढलान। भूमि देखिए तो ढलान होता है दो तरीके से ना। तो हमने बताया था कि अगर भूमि का ढलान दक्षिण साइड है तो उस पे वनस्पतियां खूब होंगी, और अगर उत्तर साइड है तो उस पे वनस्पतियां या मरुस्थलीय या रेगिस्तानी वनस्पतियां उत्पन्न होंगी, है ना। जैसे देखिए, ऐसे एक पर्वत है, ये है, ये मान लीजिए दक्षिण है, ये क्या है? उत्तर है। इधर पेड़ उड़ नहीं होंगे, सूखा रहेगा, इधर खूब पेड़ होंगे, ठीक है। ढाल किधर है? दक्षिण साइड है। तो स्थलाकृति है ना, जमीन है ना, तो जमीन अगर दक्षिण की तरफ ढाल है तो पेड़ पौधे वनस्पतियां जैव विविधता ज्यादा होगी। ढाल अगर नहीं है, मतलब उत्तर की साइड है, तो उत्तर साइड ये सारी चीजें बहुत कम होती हैं। ठीक हो गया। अगला है मृदीय कारक। ये स्थलाकृतिक कारक, दो जल्दी इसको करिए, मिटाइल बनाए। अगला है स्थलाकृतिक कारक, या नहीं, मृदीय कारक। मिट्टी का अध्ययन जो होता है उसको इडेफिक कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? इडेफिक कहते हैं। अब आपने देखा होगा मिट्टी कई प्रकार की होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा मिट्टी 8 प्रकार की बताई गई है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ये सारी चीजें। हाँ, तो आप लोगों ने मिट्टी के प्रकार पढ़ा है। एक होता है मृदा परिच्छेदिका। जब मिट्टी को ऐसे ली, जैसे मिट्टी है तो उसको खड़ा खड़ा ऐसे गहराई में खोदिए। जब गहराई में खोदेंगे तो उसको मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। 5 स्तर मिलता है। आपने देखा होगा जब नल की बोरिंग वोरिंग होती रहती है तो लोग कहते हैं भैया बालू पड़ी हुई है, गिट्टी पड़ गई, इसका मतलब लेयर बनी हुई है नीचे। तो जो 5 संस्तर होते हैं, संस्तर में कभी कभी पूछा जाता है, एक ओ होता है सबसे ऊपर, इस परत जो होती है मिट्टी की उसको ओ कहते हैं। उसके नीचे ए बी सी डी 4 संस्तर होते हैं। तो जो ओ है वो महत्वपूर्ण है और ए महत्वपूर्ण है। ओ में जितने भी पौधे होते हैं उनकी जड़ें होती हैं, ठीक है। नीचे वाले में नहीं पहुंचे, कुछ कुछ की जो बड़े पौधे होते हैं उनकी जड़ें एक संस्तर तक पहुंचती हैं। तो इतना हमको जानना है कि मृदा परिच्छेदिका क्या है। तो मिट्टी का क्षैतिज कटाव या क्षैतिज परतों में विभाजन मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। ठीक, मृदा परिच्छेदिका में कितने स्तर होते हैं? तो 5 होते हैं। पहला ओ, फिर ए बी सी डी, 5 स्तर होते हैं, ठीक है। जो ओ संस्तर होता है उसमें पौधों की जड़ें, जीव जंतु जैसे केचुआ, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जीव, ये सब ओ संस्तर में पाए जाते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक, अब मिट्टी में होता क्या है? तो उसको कहते हैं मृदा संगठन कहते हैं। मृदा मृदा संगठन में देखिए तो नमी होती है, नमी होती है। मिट्टी खोदिए, देखिए नमी मिलती है,
ठीक है, मिट्टी गीली टाइप में मिलती है। तो कितनी होती है? 5 से 10% होती है। इससे कम रहेगी तो जीव नहीं रह पाएंगे। इससे ज्यादा भी हो जाती है बरसात के सीजन में, तब जीव बाहर निकल निकल के भागना शुरू कर देते हैं। ठीक। दूसरा है खनिज पदार्थ। 40 से 50% खनिज पदार्थ होता है मिट्टी में। हम्म। और फिर होता है मृदा वायु और मृदा जल। तो मिट्टी में पानी भी होता है, मिट्टी में हवा भी होती है उनके कणों के बीच बीच। हाँ। तो वो कितना होता है? तो वो होते हैं 25%, दोनों होते हैं। मिटा दें इसको। तो ये चीजें हमारी बन रही हैं। तो स्थलाकृतिक कारक, इसमें क्या है? 1 किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? पर तापमान कितना? 6 से 7 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ठीक। दूसरा क्या है? यदि मृदा का ढाल दक्षिण की ओर है, तो वनस्पतियां अधिक। और अगर उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है तो वनस्पतियां कम। कम या मरुस्थलीय। वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब अगर हिमालय को देखेंगे आप, तो उत्तर साइड तिब्बत पड़ता है, एकदम पठार है, कुछ है ये नहीं, एक को वनस्पति नहीं है। और वही दक्षिण साइड आ जाइए हिमालय के, खूब पेड़ पौधे देखिए, वनस्पतियां खूब है। ठीक। अब मृदीय कारक पे आते हैं। तो मिट्टी का अध्ययन जो होता है उसे इडेफिक कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? इडेफिक। इसमें 2-3 चीजें जान लीजिए। मृदा परिच्छेदिका क्या है? मृदा परिच्छेदिका क्या है? जैसे मिट्टी है, देखिए इसको, ऐसे मिट्टी है, खड़ा खड़ा काट लिए, सबसे ऊपरी परत ओ है, उसके बाद ए है, बी है, सी है और डी है, ऐसे होते हैं। अब यहाँ अगर पेड़ लगाओगे, यहाँ इसकी जड़ पे यही होगी ना? नहीं, देखिए ये मिट्टी है, अगर यहाँ पेड़ लगा रहे हो तो इसकी जड़ें तो इसी में होंगी ना, ऊपर वाली परत में। तो इसीलिए ऊपरी परत वो सबसे अधिक अच्छी मिट्टी वो है जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु रहते हैं। उसके बाद ओ वाले के बाद इसमें बहुत कम जड़ें या बहुत बड़े पेड़ जो होते हैं उनकी जड़ें पहुंच पाती हैं, नहीं तो ही ओ में काम चल जाता है। तो इसको संस्तर बोलते हैं, 5 संस्तर होते हैं। ठीक। मृदा परिच्छेद का इसमें 5 संस्तर होते हैं। ठीक है। संस्तर ओ में पौधे की जड़ें एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। ये मिट्टी से संबंधित था। अब
मृदा संगठन, इसमें क्या क्या होता है? मृदा संगठन में पहले मृदा नमी होती है, मृदा नमी होती है, पहला हो गया। दूसरा क्या होता है? खनिज पदार्थ होता है, ये होता है 5 से 10%, ये होता है 40 से 50%। फिर मृदा मृदा वायु और मृदा जल, ये दोनों होते हैं 25%। ठीक है। तो मिट्टी में जब ये मिट्टी खोदोगे जमीन में तो उसमें नमी मिलती है, कुछ ना कुछ पानी टाइप में रहता है ना, गीली गीली, वो खनिज पदार्थ होते हैं। बहुत सारी चीज मेटल से इतनी होते हैं, सब इसी में पाए जा रहे हैं। और हवा भी होती है उसमें, और पानी भी पाया जाता है, ये इतनी चीजें होती हैं। अब एक होता है मृदा ह्यूमस। तो ह्यूमस आप लोग नहीं जानते, लेकिन ध्यान से देखिएगा। तो जहाँ गोबर ओबर फेंक दीजिए कहीं, या कुछ चीजें फेंक दीजिए, सड़ी गली चीजें, तो जहाँ जितनी ज्यादा सड़ी गली चीजें होती है वहां की मिट्टी उतनी ज्यादा भुरभुरी होती है, वहां की मिट्टी उतनी ज्यादा भुरभुरी। तो जहाँ ज्यादा सड़ी गली चीजें होंगी वो वहां उतना ज्यादा ह्यूमस की मात्रा होगी, और वो पेड़ पौधों के विकास के लिए बेहतर जगह हो जाएगी। ठीक, उसी को कहते हैं ह्यूमस। ठीक, तो ह्यूमस क्या है? किसी मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। पत्ती हुई कुछ भी जहाँ सड़ा गला ज्यादा होगा तो वहां पे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ठीक, अब प्रत्येक पौधों को जीवित रहने के लिए 17 खनिज पदार्थ, ये खनिज पदार्थ पढ़ रहे हैं ना, 17 खनिज पदार्थ की मात्रा की आवश्यकता होती है। उसमें से कुछ को दीर्घ मात्रिक ज्यादा मात्रा में चाहिए और कुछ को थोड़ी मात्रा में चाहिए। जैसे हम लोग बीमार होते हैं, जांच कराते हैं, भैया आयरन कमा है, सोडियम कमी हुई है, ऐसे सुनते हैं ना। ये क्या है? ये तत्व है, खनिज तत्व हैं जो हमारे शरीर में कम हो जाते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? जल के द्वारा, भोजन के द्वारा। इसी तरह पौधों को भी आवश्यकता होती है, हमको भी 17-18 तत्वों की आवश्यकता होती है, उनको भी। पोटेशियम कम है ना, ऐसे। तो इन ये कौन से हैं, कैसे हैं? तो खनिज पदार्थ पढ़ते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ मात्रिक और एक होता है लघु मात्रिक। इसको कहते हैं मैक्रो, MACRO, मैक्रो। इसको कहते हैं माइक्रो, MICRO। आपने देखा होगा जो हमको ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है वो उसका हम प्रयोग रोज करते हैं, रोज खाना पड़ता है। जैसे हमको चाहिए सोडियम, हम लोग नमक रोज खाते हैं कुछ ना कुछ मात्रा में। नमक का सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। अब Na चाहिए चाहिए, तो किसी न किसी तरीके से रोज खा रहे हैं थोड़ा बहुत, वो हमारे शरीर में पहुंच रहा है, काम कर रहा है। इसी तरह लोहा ज्यादा मात्रा में चाहिए ना, तो कुछ चीजें होती हैं जो ज्यादा चाहिए तो उनको हम रोज रोज खाते रहते हैं, रोज निकलता रहता है। ठीक है। और कुछ होते हैं बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है उनकी, उनको लघु मात्रिक बोलोगे। अब तत्व देख लेते हैं कौन कौन सी है दीर्घ मात्रिक में। तो सी एच ओ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखिए हमेशा सांस ले रहे हैं, हमको बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, हरदम सांस ले रहे हैं। कार्बन, हाइड्रोजन जितनी चीजें खा रहे हैं, जैसे चावल खाए तो चावल में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट बदलेगा तो कल सूत्र बताते हैं ना, C6H12। तो 6 ठी कार्बन और 12 ठी हाइड्रोजन वहां से मिल जा रही है, चावल से, है ना। ये उसके बाद दाल खा रहे हैं तो दाल में प्रोटीन होता है, प्रोटीन में क्या होगा? नाइट्रोजन होता है, अभी बताए ना, प्रोटीन में नाइट्रोजन।
तो दाल अक्सर रोज खाई जा रही है, प्रोटीन आवश्यक हो गया, या मीट मांस जो खा रहे हैं उसमें खूब नाइट्रोजन होता है, तो ये ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, हमको ज्यादा चाहिए, तो इनकी पूर्ति हो रही है। तो CHONPS, ठीक। पौधों में देखिए क्या देते हो, नाइट्रोजन, यूरिया फेंकते हो, यूरिया से क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता। फास्फोरस फेंका जाता है, फास्फोरस डाला जाता है खेतों में। सल्फर, गंधक सुने हो, गंधक सुने हो, गंधक भी डाली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी इनकी मात्रा ज्यादा है, ज्यादा चाहिए उनको। और मैग्नीशियम, अगर ये नहीं होगा तो पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो उनका भोजन नहीं बनेगा, उनका भोजन नहीं बनेगा तो वो मर जाएंगे, वो मर जाएंगे तो हमारा भोजन नहीं बनेगा, फिर हम भी। तो मैग्नीशियम के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया संचालित होती है। ये हो गया इतना। जल्दी करिए। इसमें आ जाइए, KMNFE, सबका नाम अभी पूरा लिख रहे हैं। MOZNB, एक मतलब होता है पोटेशियम, इसको कहते हैं मैग्नीज, इसको कहते हैं आयरन, इसको कहते हैं मॉलिब्डिनम, इसको कहते हैं जिंक, इसको कहते हैं बोरान। ये सब कम मात्रा में आवश्यक होते हैं और ये अधिक मात्रा में होते हैं। ये करते क्या है, ये क्या करते हैं लघु मात्रिक वाले, ये बीकरों का निर्माण, बीकरों या एंजाइम जानते हो, एंजाइम का निर्माण करते हैं। बीकर या एंजाइम का निर्माण करते हैं। शरीर में एंजाइम क्या करते हैं, जो शरीर में चाहे पौधे हो चाहे जैसे हम लोग गेहूं चावल दाल भात खा रहे हैं, ये जाता है तो ऐसे इसको कार्बोहाइड्रेट में चेंज होना होगा, तभी ऊर्जा मिलेगी। तो पूरे रिएक्शंस होते हैं, उन्हीं रिएक्शंस को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और उनको नियंत्रित कौन करेगा, ये। कभी कभी रिएक्शन ज्यादा हो जाते हैं या कुछ मात्रा ज्यादा हो जाती है, जैसे खट्टापन ज्यादा हो गया तो कच्ची डकार आने लगती है, उसको नियंत्रित कौन करता है, एंजाइम करते हैं, ठीक। जो रासायनिक क्रियाएं शरीर के भीतर हो रही हैं उनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, बीकर या एंजाइम। क्लियर। तो ये रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इतना हो गया। ऊपर मिटा दें। अब देखिए मिट्टी में जल जो पाया जाता है किस प्रकार का पाया जाता है, कौन सा हमारे लिए उपयोगी है, कौन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मृदा जल को अगर आप देखते हैं तो चार प्रकार के होते हैं।
एक होता है गुरुत्वीय जल, एक होता है केशिका जल, एक होता है गुरुत्वीय जल, एक होता है केशिका जल, एक होता है आर्द्रता जल, एक होता है रवे का जल। ये 4 प्रकार के पानी जमीन के नीचे पाए जाते हैं। ठीक, अब इसको ध्यान से देखिए। गुरुत्वीय जल तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जा रहा है। ये क्या करता है, हर चीज को अपनी तरफ खींचता है, केंद्र की तरफ ना। तो गुरुत्वीय जल वो जल है जो पानी बारिश हुई जैसे तो गुरुत्वाकर्षण का खींचता हुआ नीचे चला गया और काफी गहराई में पहुंच गया। जब काफी गहराई में पहुंच गया, पौधों की जड़ें यहाँ नहीं पहुंच पाएंगी, पौधों की जड़ें गुरुत्वीय जल तक नहीं पहुंच पाएंगी। जब नहीं पहुंच पाएंगी तो ये पानी पौधों के लिए बेकार हो गया। ठीक, तो गुरुत्वीय जल वह जल है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जमीन पृथ्वी के काफी गहराई में चला गया है, जहां तक पौधों की जड़ें नहीं पहुंच पाती, उसका अवशोषण नहीं कर पाती। इसका मतलब ये हुआ कि पौधों के लिए आवश्यक उपयोगी नहीं। क्लियर। दूसरा केशिका जल। केशिका जल वह जल है जो ओ संस्तर और ए वाले में अभी संस्तर दिखाए थे ना, ओ और ए बी इसमें पाया जाता है। यह पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित होता है। पौधों की जड़ों में देखिए, कभी जड़ उखाड़ देखिए तो उसमें बहुत पतली पतली रेशे निकले होते हैं, उसको रोम कहते हैं या केशिका कहते हैं। ठीक है, उसको रोम कहते हैं, उन्हीं के द्वारा ये अवशोषित होती हैं। तो पौधों के लिए उपयोगी कौन सा है, केशिका जल हो गया। ठीक, मिट्टी में छोटे छोटे कणों के बीच में ये पड़े रहते हैं, पौधे इनको अवशोषित कर लेते हैं अपने मूल रोमों के द्वारा। तीसरा है आर्द्रता जल। तो आर्द्रता जल जो होता है, जैसे ये मिट्टी है तो मिट्टी के बीच में पानी है, पानी बूंदे उसको अवशोषित कर रहा है। ये क्या है, मिट्टी के बीच में पानी तो है लेकिन भाप के रूप में है। पानी तो है लेकिन किसके रूप में है, भाप के रूप, वाष्प के रूप में है। अब पौधे इसको अवशोषित नहीं कर पाएंगे। भाई पौधे जल अवशोषित कर रहे हैं, भाप थोड़ी ना। जैसे अभी हम ही लोग को पानी पीना है, पानी पी लेते हैं, भाप कह दीजिए पीने को, पी लेंगे, नहीं पी पाएंगे। तो भाई पौधे भी तो ऐसे हैं, ये भी नहीं पी पाएंगे। मतलब आर्द्रता जल जो होता है भाप के वाष्प के रूप में मिट्टी में होता है, लेकिन ये पौधों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि जैसे हम नहीं पी पाएंगे ये भी नहीं पी पाएंगे। अगला आता है रवे का जल। रवे जल का मतलब होता है रासायनिक रूप में ये होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में। तो इनको भी पौधे अवशोषित नहीं कर पाते। तो एक प्रश्न यहाँ से खूब पूछा जाता है, पौधे कौन सा जल अवशोषित करते हैं, तो वो है केशिका जल। और ये तीनों जल पौधों के काम के नहीं होते हैं, ये खूब पूछा जाता है, इसको याद रखिए। अब चारों के बारे में नीचे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण जल काफी गहराई में चला जाता है। ठीक है, काफी गहराई में चला गया पौधों के लिए, पौधों की जड़ें वहां, हाँ, जिससे यह पौधों की जड़ों के पहुंच से बाहर होता है, पहुंच से बाहर होता है। ये पहला वाला हो गया। इसको देखिए, यह मिट्टी के कणों के बीच फंसा रहता है, जिसे पौधों की जड़ें आसानी से अवशोषित कर लेती हैं।
कुछ भी पूछे, कोई भी ऑप्शन हो, ये ऑप्शन है तो यही सही होगा, बात खत्म। चाहे जैसे प्रश्न पूछेंगे यही सही होगा, चाहे जैसे पूछेंगे यही सही होगा, ठीक? चाहे जैसे घुमा के पूछें, अगर ये सब ऑप्शन चारों दिए हुए हैं, कोई केस का जल सही करके आइए, ऑटोमेटिक सही होगा। यही प्रश्न में पूछते हैं, दूसरा पूछते ही नहीं। हाँ, आर्द्रता में है कणों के बीच वाष्प के रूप में। तो वाष्प के रूप में है, पौधे इसको अवशोषित करेंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक? तो पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित नहीं होता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक पौधे होते हैं, कुछ पौधे होते हैं जिनको अधिपादप अधिपादप ये प्रश्न पूछा गया है। अधिपादप अधिपादप का उदाहरण है, पेड़ का नाम है आर्किड। जैसे पौधे अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, ये इसको देखते रहिएगा। अगर पूछेगा कि अधिपादप किन जलों को अवशोषित करते हैं, तो कौन से? आर्द्रता जल, मतलब भाप को अवशोषित करते हैं। क्लियर है? अगला, इसमें रासायनिक रूप से पौधों के लिए अनुपयुक्त होता है। अनुपयुक्त। चारों जल समझ में आया? गुरुत्वीय जल गुरुत्वाकर्षण के कारण बहुत गहराई में चला गया है, पौधों के लिए उपयोगी नहीं। किसका जल? मिट्टी के कणों के बीच में फंसा हुआ है, पौधों की जड़ें इसी को अवशोषित करते हैं, किसका जल हो गया। अगला है आर्द्रता जल, मिट्टी के कणों के बीच में भाप के रूप में है, सब अवशोषित नहीं कर सकते, लेकिन अधिपादप जिसका उदाहरण आर्किड है वो अवशोषित कर सकता है। और एक है रवे का जल, वो रासायनिक रूप से पौधों के लिए अनुपयोगी है। इतना हो गया। याद हो जाएगा ना? अब कुछ भी पूछेगा तो इसका जल ही सही करना। गुरुत्वीय जल गुरुत्वाकर्षण के कारण मिट्टी में खूब गहराई में चला गया है, तो पौधों की जड़ें नहीं पहुंच पा रही हैं, तो नहीं अवशोषित करेंगी। केशिका जल ऊपर है, पानी के रूप में है कणों के बीच में, उसको अवशोषित कर लेंगे। और आर्द्रता जल मिट्टी के कणों के बीच में भाप के रूप में है, तो सभी पौधे तो नहीं, लेकिन आर्किड या अधिपादप इसको अवशोषित कर लेंगे। रवे का जल रासायनिक रूप से बेकार है। अब अगला, मृदा अभिक्रिया। जिस मिट्टी में जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयन H+ पाया जाता है, ये पूछा जाता है, पाया जाता है, उसे अम्लीय कहते हैं। और जिसमें OH नेगेटिव पाया जाता है, वह क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। हम लोग इसको जानते हैं, एक तरीका और होता है पीएच मान। पीएच मान जो होता है, ये अगर 7 है किसी का पीएच मान, तो उसे उदासीन कहते हैं। जैसे जल 7 से कम है, 0 से 7 के बीच में है, ये होगा अम्लीय। और 7 से ऊपर है तो इसको कहते हैं क्षारीय कहते हैं। 7 से 14 तक होता है।
पीएच मान 0 से 14 के बीच में होता है, 0 से 7 तक जिसका पीएच होता है उसको अम्लीय। अम्लीय का मतलब खट्टा समझ लीजिए। सिंपल भाषा में अम्लीय का मतलब हुआ खट्टा, जो जितना खट्टा वो उतना ज्यादा अम्ल। अम्ल को हिंदी में तेजाब कहते हैं। क्षार को लवण, जो जितना ज्यादा नमकीन वो उतना लवणीय होता है। तो हमको ये जानना है पौधे किस पीएच पे सबसे अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो पौधे सामान्यतः 6 से 7.5 पीएच पर वृद्धि करते हैं। ठीक, ये पीएच वैल्यू है, कैसे गिनी जाती है? 0 से 7 के बीच में है तो अम्लीय, मतलब खट्टापन है। 7 पे है तो उदासीन, जैसे पानी, कोई ना अम्लीय न क्षारीय। 7 से 14 के बीच में है क्षारीय, मतलब नमकीन हो जाता है। और जिस मिट्टी का पीएच 6 से 7.5 के बीच में होता है वहां पे पौधे बहुत अच्छी तरह से वृद्धि करते हैं। ये पौधों से था। अब मृदा की बनावट। इसको अगर आप देखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं पीएच वाला, ये काम का नहीं है, जानते नहीं। इसमें मिट्टी कितनी होती है? एक बजरी जानते हो, फिर बारीक बजरी, दो हो गई, बजरी बारीक बजरी। फिर होता है मोटी बालू, फिर बारीक बालू, फिर गाद, गाद के बाद चिकनी मिट्टी। इसी को क्ले कहते हैं। ये इतनी प्रकार की मिट्टी होती है। अब आकार देखिए, इसका आकार तो 2 mm से 5 mm के बीच जिनका आकार होता है उसको कहते हैं बजरी। 2 से 5 के बीच में जिसका होता है। फिर 0.2 mm से 2 mm तक ये जो इनका आकार होता है इसको बारीक बजरी कहते हैं। 0.02 mm से 0.2 mm तक को मोटी बालू कहते हैं। 0.002 mm से 0.02 mm को क्या कहते हैं? बारीक बालू कहते हैं। फिर 0.0002 mm से 0.002 mm को गाद कहते हैं, और 0.0002 mm से कम को चिकनी मिट्टी कहते हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाओगे, एक याद कर लिए, 2 से 5 mm, 2 से 5 mm। ठीक है, ये कौन सी हुई? बजरी हुई। ये वाला पॉइंट यहाँ रखिए, ये वाला यहाँ रख दीजिए, और इसमें एक अंक पे दशमलव लगा लीजिए। फिर ये वाला यहाँ रखिए, एक अंक दशमलव और पहले कर दीजिए। फिर ये वाला यहाँ रखिए, एक अंक पहले दशमलव कर दीजिए, और फिर इसको यहाँ रखिए, एक अंक पहले कर दीजिए, और ये इससे कम। ये क्रम है, इसको तैयार करने का, आसानी से याद हो जाएगा, पूछा जाता है। और ये कक्षा 6, 7, 8 की चीजें हैं, उसमें देखिए कृषि विज्ञान में सब दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पानी कौन रोकेगा या रखेगा अपने पास। बजरी मतलब जानते हो, कंकड़, कंकड़ जो होते हैं उनको कहा जाता है बजरी। इसमें पानी रुकेगा? बजरी में कंकड़ है तो पानी नीचे से निकल जाएगा, पानी कहाँ रुकेगा? सोखेगी नहीं मिट्टी पानी। सबसे ज्यादा पानी कौन सोखती है? चिकनी मिट्टी। सबसे ज्यादा पानी कौन सोखेगी? चिकनी मिट्टी। तो सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता किस मिट्टी की है? चिकनी मिट्टी की। तो सर्वाधिक जल धारण क्षमता चिकनी मिट्टी की है। ठीक, अब पौधों जो पेड़ हम लोग खेती करते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो पौधों की वृद्धि के लिए
सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, नहीं जानते? दोमट होती है। कौन सी होती है? दोमट मिट्टी, दोमट या मटियार उसी को कहते हैं। ये सबसे अच्छी मिट्टी होती है। ठीक। एक होती है लवण युक्त मृदा, लवण मतलब क्षारीय मृदा जिसको कहते हो। तो लवणीय मृदा में जो पौधे उगते हैं उनको लवणोद्भिद कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए, तो जो नदियां हैं समुद्र में जहां जाके मिल रही हैं, तो समुद्र में तो खारा है और नदी मीठा पानी है। जहां मिल रही है वहां खारी मिट्टी पाई जाएगी। तो वहां पे कौन से पौधे पाए जाएंगे? मैंग्रोव वनस्पति पाए जाएंगे। वो क्षारीय पानी के होते हैं। जैसे सुंदरवन का डेल्टा सुने हो, सुंदरी वृक्ष जो होते हैं ये खारे जल के हैं। ठीक। अब बताइए हमको, जो मीठा जल होता है ये हल्का होता है और खारा जल भारी होता है। तो पौधे मीठा जल अवशोषित करते हैं। अब वो खारा है, जैसे हम ही लोग हैं, अभी न समुद्र में छोड़ दिया जाए तो पानी कहाँ से पियेंगे? पानी कहाँ से पियेंगे भाई? नहीं पी पाएंगे ना। वैसे वो भी नहीं पी पाते, तो फिर करते क्या है बेचारे, कैसे जीवित हैं? तो उनमें एक श्वसन मूल पाई जाती है। जैसे आप कुछ पौधों को देखे होंगे, जैसे ऐसे देखिए, ये मान लीजिए मिट्टी है, एक पौधा लगा हुआ है ये। ठीक है, इसकी एक जड़ ऐसे गई ऐसे निकल जाती है, कभी देखे हैं? थोड़ी दूर पे जड़ जाती है, ऊपर निकली रहती है मिट्टी से, फिर वो अंदर चली गई होती है। हाँ, इसी तरीके से सुंदरी वृक्ष के जितने पेड़ होते हैं, ऐसे ऐसे इनके पेड़ों के बगल ऐसे ऐसे ऊपर को निकली रहती है। यहाँ पे एक छेद होते हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा वो भाप जो वायुमंडल में आर्द्रता है उसी को अवशोषित करते रहते हैं और अपनी जलापूर्ति पूरी करते रहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? ये क्या कौन से हैं? मैंग्रोव या लवणोद्भिज वनस्पतियां हैं। ठीक। तो लवण युक्त मृदा में उगने वाले पौधे लवण लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स कहलाते हैं ना। तो ना याद हो तो कोई मेहमान आता है तो आप कहते हैं हेलो नमकीन लेंगे, चाय नमकीन होगी कुछ, तो चाय के साथ क्या दे रहे हैं? नमकीन। तो नमकीन में कौन से? हेलोफाइट्स। ठीक। और कौन से हेलोफाइट में? इसका उदाहरण कौन है? तो मैनग्रोव वनस्पतियां हैं, मैनग्रोव वनस्पतियां। और मैनग्रोव वनस्पतियों का सबसे विख्यात उदाहरण कौन सा है? सुंदरी वृक्ष। सुंदरवन का डेल्टा जो है उसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसी कारण उसका नाम सुंदर वन पड़ गया है। ठीक है, हो गया। अभी समझाए ना? ये जैसे मिट्टी है, ये पेड़ है, तो इसकी जड़ें ऐसे निकलेंगी, ऐसे ऐसे ना, ये एक छेद होता है। ठीक, ये जो छेद होता है इसी को न्यू मेटाफोर कहते हैं, या इसी को श्वसन मूल कहते हैं। पहचान लीजिए, क्योंकि आगे बता रहे हैं। ठीक। तो लवणोद्भिद में पौधों में श्वसन मूल या न्यू मेटाफोर पाए जाते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है न्यू मेटाफोर का, इसलिए बता रहे हैं। ठीक। इनकी एक खासियत और होती है, ऊपर मिटा के लिख दें।
जो जीव अंडे देते हैं उनको क्या कहते हैं? अंडज। ठीक है, जो जीव बच्चे देते हैं उनको क्या कहते हैं? जरायुज। अंडयुज और जरायुज, जो दो प्रकार के होते हैं, अंडयुज और जरायुज। एक तीसरे प्रकार का होता है, अविकसित बच्चे को जन्म देता है, जैसे कंगारू, तो उनको मार्सुपियल थैली पाई जाती है उनके पेट में। देखिए, जब उनको खतरा होता है तो बच्चा जाके उसके पेट में बैठ जाता है, वो जो थैली होती है उसको मार्सुपियल थैली कहते हैं। तो तीन प्रकार के जीव होते हैं, जो अंडे देते हैं अंडज या अंडयुज, जो बच्चे देते हैं जरायुज, ठीक, एक मार्सुपियल वाली। तो ये कुछ पौधे भी होते हैं जो जिनका बीज जो होता है फल के अंदर ही जमने लगता है, उसको देखिए तो क्या होता है, वह जरायुज कहलाते हैं। तो ये जरायुज का उदाहरण, जैसे कटहल खाए हो कभी पका, तो उसके बीज में देखिए कभी कभी कुछ जड़े टाइप में निकली रहती है ना, वो जरायुज हो गया। जो फल के अंदर ही जमना शुरू कर देगा उसको क्या कहेंगे? जरायुज कहेंगे। तो ये कंडीशन किसकी होती है? लवणोद्भिद पौधों की होती है। ठीक, तो इसमें इसी के आगे है, इसी के आगे लिखिएगा, बीज के अंदर फलों का जमना, जब जब बीज फलों के अंदर जमने लगता है, जमने सही नहीं ना, जमने शब्द सही है, अंकुरित लिख लीजिए, अंकुरित होता है तो उसे जरायुज, अंड जरायुज नहीं, जरायुज, जरायुज अंकुरण कहते हैं। मतलब समझ में आ रहा है?